हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशंस। दिस इज़ दीपिका वर्मा और हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, अभी हम क्या पढ़ते हैं? हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ लिया था। दो टाइप सर्कुलेशन सिस्टम जो था वो दो टाइप का होता है। तो वस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड सेकंड होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा है, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा और ब्लड को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम उसका सेकंड पॉइंट होता है हमारा एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में हमने आरबीसी को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी आज हम उसको डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या मतलब? वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। नाउ अब मैं बात करती हूँ डब्ल्यूबीसी काउंटिंग की, कि डब्ल्यूबीसी काउंटिंग कितना है। तो जो डब्ल्यूबीसी काउंट है कितना होता है, वो 6000 to 10,000 पर mm क्यूबिक मिलीमीटर। ऑलराइट, अब एक एवरेज की बात करती हूँ। अगर मैं एक एवरेज के अंदर कितना होना चाहिए, तो एक एवरेज देखूँ तो 7000। ठीक है, 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर एटलीस्ट वाइट ब्लड कार्पसल्स काउंटिंग होना चाहिए। ठीक है, एक एवरेज या फिर एक एडल्ट के अंदर। ठीक है, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी थोड़ा सा मैं कंपेयर करूँगी यहाँ पे कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। तो जो आरबीसी होती है और ये हो जाएगी हमारी डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसी होती है वो कितना होगा? 600 इन रेशियो ऑफ 1 डब्ल्यूबीसी। समझ में आया? मतलब एक डब्ल्यूबीसी होगी तो वहाँ पे 6 आरबीसी के इक्वल है ये। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ना, राइट। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा था कि भाई न्यूक्लियर जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर क्या था, सॉरी हमारी जो आरबीसी थी रेड ब्लड कार्पसल्स, वहाँ पे था पिगमेंट था, राइट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट्स हीमोग्लोबिन, जो एक्चुअली में ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बट यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में जो वाइट ब्लड कार्पसल्स, मतलब यहाँ पे कोई कलर तो है नहीं, तो जो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नो पिगमेंट। यहाँ पे क्या है? कोई पिगमेंट नहीं है। ऑलराइट, लाइक हीमोग्लोबिन एंड व्हाटएवर। ठीक है, अब इसकी साइज़ की बात करते हैं कि इसका साइज़ क्या है। हम बात करते हैं साइज़ की। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो जगह ये 8 to 20 म्यू या फिर माइक्रॉन। इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है ये, है ना। जबकि मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी को कंपेयर करके चल रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि डब्ल्यूबीसी में और आरबीसी में क्या डिफरेंस था, है ना। इसलिए मैं क्या आरबीसी को मैं लास्ट लेक्चर में ले चुके थे, इसलिए मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा उसको डिस्कस, उसको भी कंपेयर कर रही हूँ, यहाँ पे उसको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारा आरबीसी है इसका रेशियो भी ज़्यादा होगा डब्ल्यूबीसी के कंपेरिजन में। और साइज़ जब इसका किसका है, ये साइज़ ये है आपका डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आरबीसी, तो आरबी साइज़ कितना था? 7 to 8 माइक्रॉन ना। ये आरबीसी का था, आरबीसी। ऑलराइट, समझ में आई? 7 to 7.8 माइक्रॉन। अब हम शेप की बात करें, शेप कैसा है इसका? राउंड एंड इरेगुलर, विच मीन्स इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता और राउंड होता है। कैसे? जब मैं इसके आगे डिटेलिंग बताऊंगी आपको तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि ये क्या होता है। इसका शेप इरेगुलर मैंने क्यों बोला है थोड़ा सा। ऑलराइट, एंड लास्ट पॉइंट, दैट्स अ न्यूक्लिएटेड। हमने कहा था आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी क्या थी? वो इनइक्वेटेड थी एट मैच्योर लेवल पे ना। ये हमें डिस्कस किया था, जो आरबीसी होती हैं वो जब वो मैच्योर लेवल पे आती है तो वो क्या होती हैं? इनइक्वेटेड हो जाती है। पहले उनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन बाद में वो डिसिपेयर हो जाता है। और यही मैं बात करूँ अगर डब्ल्यूबीसी की, तो ये क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हम देखते हैं इसका लाइफ स्पेन। जो आरबीसी है
उसका लाइफ स्पेन कितना होगा? कोई गैस कर सकता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए? 3 to 4 डेज, सिर्फ 3 से 4 दिन। वहीं अगर मैं डब्ल्यूबीसी की आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना था? 120 डेज था ना। आरबीसी कितना था? 120 डेज। और यहाँ डब्ल्यूबीसी कितना है? सिर्फ 3 to 4 डेज, वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, नाउ हम बात करते हैं प्लेस या फिर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जहाँ पे आरबीसी जो होती है बनती है या मैच्योर होती है, तो देयर इज अ फ्यू प्लेसेस। फर्स्ट, रेड बोन मेरो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लिम्फ नोड, हम बोल रहे हैं लिम्फ नोड्स, याद रखना मैंने लिम्फ नोड की बात करी है। एंड लास्ट वन इज स्प्लीन। स्प्लीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जगह है जहाँ पर ये जो डब्ल्यूबीसी हमारी ये प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होता है इसका, बनती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ लिम्फ नोड को। लिम्फ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। जब हमने थोड़ा सा मैंने ब्लड को आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने वहाँ कहा था आपको, रफली मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ कि हमारी बॉडी में एक नेटवर्क बना हुआ है ना। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क बना हुआ है, किस चीज़ का? कैपिलरीज और आर्टरी का। ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये क्या होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट है, मतलब कन्वर्ट होता है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये आर्टरी है जो रेड कलर की होती है ना, आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? वेन में। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे क्या अटैच है, ये अलग नहीं है। और जो हमारा लिम्फ होता है वो क्या होता है, वन साइड एंड, मतलब लिम्फ क्या होगा, एक तरफ से क्या होता है, एंड होता है। मतलब यहाँ जब वो इन्हीं के अंदर एक नेटवर्क, अपना नेटवर्क बनाएगा ना, तो एक पॉइंट आके वो क्या हो जाएगा, पॉइंट पर आके वो ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, उसका डेड एंड रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आज से आगे कोई जगह नहीं है। तो लिम्फ एक जगह पे ऐसा होता है। अब मैं लिम्फ भी क्या है, एक नेटवर्क के फॉर्म में। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट मीन्स लिम्फ की उत्पत्ति कहाँ से हुई भैया, लिम्फ बनता कहाँ से, तो वो वेन से निकलता है। ऑलराइट, ये वेन से निकलता है, आर्टरियो वेन होती है तो वेन से निकलता है। तो जो लिम्फ होता है ना, जब लिम्फ आगे कैरी फॉर्म होता है ना, सिर्फ आर्टरियो वेन्स है, वो तो सिर्फ एक सिंपल ट्यूब के फॉर्म में, और जैसे से वो आगे बढ़ती है ट्यूब बहुत फाइन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, लेकिन जो लिम्फ होता है वो एक अपने स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में डिवाइड कर लेता है, कुछ ऐसा उभरा हुआ। ठीक है, जगह जगह ऐसे नोड बने होते हैं ना, मोटा होता है, ये यहाँ पे ऐसा मोटा हो गया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर यहाँ मोटा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें नोड होते हैं, ऐसे नोड बने होते हैं। जब मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पे चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे नोड लिखा हुआ था, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। समझ में आ गया। तो लिम्फ तो पूरा लिम्फ है, बट लिम्फ के अंदर ऐसे नोड बने होते हैं ना, ऐसे उभरा हुआ साइड होता है, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड। क्लियर हो गया? ऑलराइट, चलो ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स हम आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या कहलाता है? जैसे हमने आरबीसी का पढ़ा था, वैसे हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, ऐसे ही ये सिर्फ एक टर्म है बेटा, ठीक है, जिसमें हम उसको कॉल करेंगे कि हाँ जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस है, फॉर्मेशन वो क्या कहलाती है, उसको क्या कॉल करते हैं हम। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या जाएगा हमारा, जो हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग है, या हम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट या फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट बोल सकती हूँ, काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ होता है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स अ ल्यूकोसाइटोसिस। ऑलराइट, अगर कभी हमारा WBC काउंट बढ़ गया है, अब WBC काउंट क्यों बढ़ता है, सपोज़ मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, मुझे कोई बीमारी हो गई, मुझे कहीं लग गया, कर गया, WBC क्या काम करती है, फाइट करती है अगेंस्ट द जर्म्स, है ना। WBC क्या काम करती है, जर्म्स से फाइट कर रही है। हमें इंजरी हो गई, लग गई, इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे जो WBC वो क्या करेगी, फाइट करेगी, ताकि जो बैक्टीरिया है वो उसे उन्हें हमारे अंदर बढ़ ना दे, हमें इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो WBC काउंट होता है वो क्यों बढ़ता है, जस्ट इन्फेक्शन की वजह से या कुछ इंजरी की वजह से। ठीक है, और WBC काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ कब होता है, ये तो बात की थी हमने इंक्रीज़ की, भाई इंक्रीज़ हो गया, अब डिक्रीज़ हो गया, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, दैट्स अ ल्यूकोपीनिया। ठीक है, मतलब उसका कम होना, आपकी बॉडी में ब्लड कम होता है, वैसे ही WBC भी कम होती है। जब आपकी क्षमता बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जिसकी मैं बात करी इम्यून सिस्टम की, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, आपको बहुत जल्दी सर्दी आती है, बहुत जल्दी खांसी आती है, मौसम चेंज नहीं हुआ कि आप में मतलब आप में जल्द आना शुरू है कि हाँ सर्दी से खांसी का मौसम चेंज हुआ, आपको फीवर आ गया, आपको सर्दी हो गई, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, राइट। आपकी जो WBC वो फाइट नहीं कर रही है अच्छे से, तो इसलिए आप में कम आती है। ओके, तो हम देखते हैं, हम कुछ WBC में इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो WBC होता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBC, राइट, अ ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट। जब मैं एक ल्यूकोसाइट को एक ग्रुप में ले रही हूँ, ठीक है, जब मैं इसका एक ग्रुप बना रही हूँ, तो वो जो ग्रुप है ना वो क्या कहलाएगा, ग्रेनुलोसाइट। जो कंटेन है, मतलब उसके पास कुछ कंटेन्स है जिसको बोलते हैं ग्रेनुल्स। ठीक है, एंड ये ग्रेनुल्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, इम्यून सिस्टम में। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी जैसे अभी कि भाई WBC क्या काम करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप में इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप जल्दी बीमार पड़ सकते हो, आप जल्दी रिकवर नहीं करोगे, राइट। तो जो WBC होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इम्यून सिस्टम में। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन और हम इसका देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं WBC का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर रखा हुआ है। जो WBC होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ ग्रेनुलोसाइट्स, सेकेंड इज एग्रेनुलोसाइट्स। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स इट्स कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स, राइट। ग्रुप जो हमारा ल्यूकोसाइट्स है उसका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेनुलोसाइट्स। और अगर वो ग्रुप नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, एग्रेनुलोसाइट्स, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने लिखा है कि साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल एंड साइटोप्लाज्म इज विदाउट ग्रेन्यूल। ठीक है, या ग्रेन्यूलर। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अगेन मैं 9th को यहाँ ले रही हूँ, बेटा 9th आप सच में बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि 9th में बच्चे सोचते हैं कि 9th तो कुछ नहीं है, मतलब बस फालतू ही कुछ नहीं है, 9th भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। बट 9th होता है वो बेसिक होता है 10th का। अब मैं वापस से 9th पे आ रही हूँ कि हमने 9th में जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको याद होगा कि मैंने WBC क्लासिफिकेशन आपको समझाया था, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट आ जाएगा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये 9th पे जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें ये याद आना चाहिए, और नहीं आया तो प्लीज़ अपनी कॉपी खोलें और चेक करें, हमने ये पढ़ा हुआ टॉपिक। ठीक है, चलो तो अभी हम वापस अभी 10th पे आते हैं, हम 9th पे नहीं जा रहे। तो फर्स्ट हम मैं लेती हूँ ग्रेनुलोसाइट्स को। तो ग्रेनुलोसाइट्स में फर्स्ट में आता है एसिडोफिल। जो एसिडोफिल है वो क्या है, इसमें बहुत सारे जो एसिडिक स्टेन पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से जो एक काम करता है, मेनली इसका फंक्शन होता है जिसमें हेल्प करता है वो होता है हमारा एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ में। मतलब जो हमारा एसिडोफिल होता है उसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़
होती है वो प्रेजेंट रहती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल क्या होता है? बेसोफिल एक सिक्रीशन का काम करता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस को। तो जो बेसोफिल है वो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जिसको मैं बोलूँगी हिपेरिन। ठीक है, ये एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है और ये हिपेरिन जो होता है वो एंटी एलर्जिक सब्सटेंस को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, और जो कहलाएगा हमारा हिस्टामिन। हिस्टामाइन समझ में आ गया कि जो हिपेरिन है वो क्या है? एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, और जो हमारा हिपेरिन है वो क्या है? एंटी एलर्जिक सब्सटेंस। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? ये बेसोफिल के अंदर जाएगा। अब लास्ट आता है हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि दे इंगल्फ द जर्म्स एंड डेड सेल्स। ये सिर्फ खाते हैं, क्या काम करें? खाने का। किसको? सेल्स को। दे इंगल्फ जर्म्स एंड डेड सेल्स। तो सिर्फ डेड सेल्स को, जर्म्स को ये करेंगे, खाएंगे। सेम काम जो ये काम कर रहा है ना हमारा न्यूट्रोफिल, सेम काम हमारा करेगा मोनोसाइट। दे इंगल्फ जर्म्स एंड डेड्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या काम करते हैं? जर्म्स को खाने का या डेड सेल्स का। अच्छा, लास्ट बचा है मेरा ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या जाएगा हमारा? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट क्या रहता है? इसमें ग्रेनुल है ही नहीं, तो इसमें क्या जाएगा? ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड हेल्प इन हीलिंग वुंड। ठीक है, मतलब घाव को भरने में हेल्प करता है ये। ठीक है, लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट क्या काम करता है? जर्म्स को खा लेता है। तो जब जर्म्स खा लिया इसने तो बाकी इसके पास कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, उसने जर्म्स को खा लिया। तो ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा आपको इसको फिगर के फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको ईजी रहेगा इसको समझना कि मैंने कैसे करा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे WBC को थोड़ा सा जो 5 पार्ट में डिवाइड था उसको डायरेक्टली लिख दिया है। दैट्स अ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल, सॉरी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जो कि इसके एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पूरा बुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको पूरी बुक दिख जाए। मैंने एक चार्ट बना रखा है ताकि आपको ईजिली सब चीज़ें क्या है याद हो जाएँ, आपको कंफ्यूज ना हो इसमें। तो ये जो पॉइंट्स है आपको शायद दिख नहीं रहे, बट मैं आपको बोलती जाऊँगी तो आप समझने की कोशिश करना मैं क्या डिस्क्राइब कर रही हूँ। मेन हमें ये पॉइंट्स पढ़ना है। तो पहले तो मैं परसेंटेज लेती हूँ कि भाई इन कितने परसेंटेज में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल है वो होता है 62% में, बेसोफिल जो होता है 0.5 to 2% में, 0.5 to 2%, एसिडोफिल जो होता है वो 2 to 4%, मोनोसाइट 5 to 3% एंड लिम्फोसाइट दैट्स अ 30%। साइज़ की बात करूँ तो 10 to 12 μm। ठीक है, माइक्रोन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 8 to 10 एसिडोफिल, 10 to 15, 12 to 15 एंड 8 to 12। ठीक है, अब लास्ट थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, मैं न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ठीक है, दिखा? तो यहाँ का न्यूक्लियस है वो इनमें कैसा होता है? तो जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, देखो। अब मैं न्यूक्लियस पढ़ती जाऊँगी ना तो आप यहाँ फिगर्स देखते हैं ना मेरे, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये हमारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये जो रेड शेप में बनाया मैंने, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? मल्टी लोब, बहुत सारे लोब में दिख रहे हैं, बॉक्सेस के फॉर्म में, मतलब एक लूप बना हुआ है। एस शेप्ड, ये स्लाइटली एस शेप में है। दैट्स अ ब्लोब्ड, मतलब कुछ इस टाइप का शेप बना, इसको हम बोलेंगे बायलोब्ड। ठीक है, किडनी शेप, हालांकि किडनी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है, बट इसे हम किडनी शेप ही बोलते हैं। ऑलराइट, एंड दैट्स अ राउंडेड।
तो ये राउंड शेप में दिख रहा है आपको कि ये राउंडेड शेप में है हमारा लिम्फोसाइट्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। दैट्स अ साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म कैसा है। अब जो न्यूट्रोफिल का साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, न्यूट्रोफिलिक। ईजी है, न्यूट्रोफिल है तो इसका न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिल है तो ये बेसोफिलिक, एंड एसिडोफिल का एसिडोफिलिक। बट अब जो हमारा मोनोसाइट है और ल्यूकोसाइट है, इन दोनों में कौन सा आएगा हमारा, बेसोफिलिक। ऑलराइट, यहाँ पे दोनों हमारे सेम जाएंगे, बेसोफिलिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेन्युल्स। हमने कहा ग्रेन्युल्स, अभी इसमें ग्रेन्युल्स में 3 है, ये दोनों तो ए ग्रेन्युल के हैं, ये ग्रेन्युल्स वाले, तो इसमें क्या होगा, ग्रेन्युल क्या है, फाइन है। इसमें कॉरेक्स हैं, मतलब मोटे फॉर्म में है, ये भी कॉरेक्स हैं। इन दोनों में क्या एब्सेंट है, क्योंकि दोनों किस में आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स किस में आएंगे हमारे, एक कोगुलेंट में। ऑलराइट, एक ग्रेनुलोसाइट्स में। अब देखते हैं लाइफ स्पेन। इन सब का लाइफ स्पेन जो होता है वो अलग अलग होता है। लाइफ स्पेन की बात करूँ तो 10 to 12 आवर, घंटे, 10 से 12 घंटे, 14 आवर, 10 to 12 आवर, एंड मंथ्स टू ईयर। ये मंथ से लेके ईयर तक भी अलाइव रह सकता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, सिर्फ जम्स को खाता है। हमने पढ़ा था, याद होगा थोड़ा सा, फॉर्मेशन मतलब कहाँ बनती है भाई, ये जो WBC है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये रेड बोन मेरो में, ये भी रेड बोन मेरो में, और ये भी रेड बोन मेरो में। मैंने डॉट कर रखा है, मतलब सेम जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसकी जो सेल्स हैं WBC की, वो सब कहाँ बन रही है, फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है उन सबका, रेड बोन मेरो में। ऑलराइट, और जो हमारे एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके में 2 जो पॉइंट्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, वो दोनों कहाँ बनेंगे, मोनोसाइट्स कहाँ बनेगा, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, एंथाइमस में एंड लिम्फ नोड में। ये हमारा ल्यूकोसाइट्स आ जाएगा, लिम्फोसाइट्स। फंक्शन, अब इन्हें काम क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या रहा है, जो न्यूट्रोफिल है वो क्या करना है, फेगोसाइट्स। फेगोसाइट मतलब क्या होता है, फेगोसाइटिक नेचर, मतलब जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में उसको खाना ना, खाने का काम करिए। ओके, तो ये खा लेता है, जो डेड सेल्स होते हैं वो खा लेता है। नेक्स्ट क्या है, बेसोफिल। मैंने आपको अब भी समझाया था, सिक्रीट करता है किस चीज़ को, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। इनके काम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एसिडोफिल, ये क्या है, एंटी एलर्जिक वूम हीलिंग है, मतलब घाव को भरने का काम करता है, ठीक है। मोनोसाइट स्केवेंजर है, एंड लास्ट वन इज लिम्फोसाइट्स, क्या काम कर रहा है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन, मतलब ये एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करता है। समझ में आ गया आपको, इनके फिगर्स देख के समझ में आ गया। अच्छा, मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी, हमने WBC पढ़ाना शुरू किया, तब हमने कहा था कि न्यूक्लियोसाइड, ये मल्टी न्यूक्लियोसाइड है, ये जो न्यूक्लियस उसका वो क्या होता है, इरेगुलर है, मतलब इसमें न्यूक्लियस तो है, जबकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने देखा था RBC में न्यूक्लियस नहीं था, बट इनमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट इनके न्यूक्लियस कैसे हैं, इरेगुलर शेप में, इनका कोई शेप ही नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ आपका WBC हम फिनिश करते हैं, आपका RBC खत्म हो गया, WBC खत्म हो गया। अब लास्ट पॉइंट है हमारा प्लेटलेट्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। जो प्लेटलेट्स है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, उसको हम, एक और नाम है उसका थ्रोम्बोसाइट। अब उसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, जो प्लेटलेट्स है उसका प्रोडक्शन कहाँ जाएगा हमारा, रेड बोन मेरो में। ठीक है, तो ये कहाँ बनती है, रेड बोन मेरो में। ओके, अगर मैं इनकी बात करूँ कि ये क्या होता है हमारे इन्यूक्लिएटेड सेल्स, कैसे हमारे ये इन्यूक्लिएटेड सेल, इस विच मीन्स इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, डोंट हैव न्यूक्लियस। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का, इनमें छोटे छोटे राउंड क्या होते हैं, ग्रेनुल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेनुल्स है वो क्या है, हमारे बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल।
ठीक है। ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहा है सेंटर में, ये हमारे बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मॉल इन साइज़। कितने हो सकते हैं स्मॉल साइज़ में? 2 to 3 माइक्रॉन। ठीक है। अगर मैं प्लेटलेट्स काउंट करूँ, प्लेटलेट्स में काउंट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.152 to 0.45 m per 1 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 1 ml ब्लड पे कम से कम ये अब ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जो प्लेटलेट्स काउंट है हमारा वो कितना हो रहा है? 0.15 to 0.45 m पर 1 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना कम होना चाहिए इसका ब्लड की जो क्वांटिटी होती है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन कोई गैस कर सकता है? 7 to 10 डे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं अ वीक। ठीक है, या तो 1 वीक में होता है या फिर 7 to 10 डेज में इसे काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं जो अभी तक हम सारे टर्म्स में पढ़ते आए। तो प्लेटलेट्स जो हम काउंट करते हैं ना, प्लेटलेट्स काउंट, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो उस टर्म को मैं क्या बोलूँगी? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर वही हमारी जो प्लेटलेट्स काउंटिंग है अगर ये बढ़ जाती है, अगर प्लेटलेट्स काउंट अगर बढ़ जाए आपका, तो इस टर्म को मैं क्या यूज़ करूँगी? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, इस टर्म को हम क्या यूज़ करेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, ना उसके मेन फंक्शन कि हमारा जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या काम करते हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा। ये क्या काम कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स है वो क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। बहुत जो इससे कभी में इंजरी हो गई तो ये सब्सटेंस को रिलीज़ करती है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो जिससे क्या होता है हमारे जो प्लेटलेट्स को उसको ब्लड को क्लॉट करने में जो हेल्प करते हैं, साथ में प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब मिलके एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। कोई एक किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, जिससे क्या होता है? फ्रॉम इंजरी, जब कोई इंजर्ड होते हैं हमें, ठीक है, तो जब जैसे हम इंजर्ड हुए तो क्या होता है? कुछ सब्सटेंस होता है वो रिलीज होता है। आपको दिख रहा है? हाँ, ठीक है, सब्सटेंस विच रिलीज। ठीक है, इसने सब्सटेंस जो हुआ रिलीज़ किया, जो सब्सटेंस ने रिलीज़ किया वो हमारे क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट फैक्टर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स फैक्टर। ठीक है, या फिर इसको हम एक और नाम सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है इसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, दैट्स अ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट। ठीक है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स में ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ओके, समझ में गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपका हम ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये जो हमने समझा था आरबीसी और प्लेटलेट्स आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ऑलराइट,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने आगे के फर्दर जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर अप करेंगे। आई विश आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करके पूछ लिया करिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, जितना भी हमने पढ़ा है हमारा एनटीएससी स्पेशल लेक्चर था, क्योंकि इसमें हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है। आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है, वहाँ पे आपको शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, कम लिखना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। हमने काफ़ी डिटेलिंग पढ़ा है, तो ये आपके एनटीएससी या फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।